नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ से आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। और जो भी यहाँ आपको पढ़ाया जाता है सारा वहाँ आपको पीडीएफ दिया जाता है, और जो भी वर्तमान में करेंट एग्जाम होता है उसका भी वहाँ पीडीएफ दिया जाता है। तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर नया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आइए हम लोग वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? आपको बताना है कि जो पेरिस स्थित है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस, फ्रांस में। ये सीधा प्रश्न एक पूछेगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और दूसरा जो प्रश्न पूछेगा इसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म कहाँ क्या होता है और इसका मुख्यालय कहाँ, तो आपको तो मालूम होगा कि इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस। और यह आपको हम कल बताए थे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, USA में। तो ये नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इससे क्या क्या रिलेटेड पूछ सकता है इसको देख लीजिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधा प्रश्न पूछेगा फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म एक पूछेगा, एक मुख्यालय पूछेगा, दोनों को ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशनल, यानी नेशनल नहीं होता, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड, देखिए जहाँ भी UN लग गया उसका कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन। तो ये तो आपको दो लाइन याद हो जाएगा कि UN का मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन। द हम लोग लगाते हैं किसी भी बड़ा यानी महान व्यक्ति के पीछे या किसी भी संस्थान के पीछे हम लोग द लगाते हैं, तो आप बिल्कुल द लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, और इसका मुख्यालय का न्यूयॉर्क, USA में। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे स्थापना बहुत कम पूछा जाता है, आपसे ज़्यादा मुख्यालय पूछा जाएगा। और फुल फॉर्म WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय का। तो ये जब तीनों देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो आप तीनों जो देख रहे हैं इसका जो तीनों का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तीनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यानी WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना कब हुआ था WHO का? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ILO, इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और WTO, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए WTO दो है, एक जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और एक होता है WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? विश्व पर्यटन संस्थान, यानी विश्व पर्यटन संस्थान। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ इसका मुख्यालय? मैड्रिड। इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन मुख्यालय इसका। किसका? तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तो मेंशन कर देगा, या तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा, जिनेवा या मैड्रिड में से, या तो मेंशन कर देगा वहाँ क्वेश्चन में लिखा फुल फॉर्म। तो एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इंटरनेशनल लेबर, यानी तीनों का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का जो मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीजिंग, चीन में, और ये बना कब था? 2001 में। WB और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, USA में। इसको नोट कर लीजिएगा, वाशिंगटन DC।
वाशिंगटन डीसी, हम WDC लिख दे रहे हैं, वाशिंगटन डीसी आप लिख लीजिएगा, बट वाशिंगटन डीसी USA में इसका मुख्यालय स्थित है। और W का मतलब होता है WB का वर्ल्ड बैंक, क्या होता है विश्व बैंक। और IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, USA में, वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अभी आपको हम तुरंत बताएं, शायद अगर नहीं बताए हैं तो आपको इसको नोट कर लीजिएगा। और बहुत बार आपको बताया गया है, पिछले जो भी आपको वीडियो दिए हैं उसमें आपको 2-3 बार बताया, तो हम कोशिश करते हैं आपको बार बार रिवीजन कराया जाए जिससे आपको याद हो जाए। तो ओपेक कहने का मतलब क्या होता है, ओपेक, ओपेक का आपको फुल फॉर्म बताया गया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एक बार वीडियो को जाकर शुरू से देखिएगा, अगर मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रेलिया जो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महादेश में, एक है ऑस्ट्रिया जो पड़ता है यूरोप महादेश में। आपको मैं अभी बता रहे लोकेशन इसका, तो वियना हो जाएगा ओपेक का मुख्यालय, वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, स्थित है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में, ऑस्ट्रिया, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स अभी आपको बता, नाटो का मुख्यालय स्थित है बेल्जियम में। जिनेवा में किसका मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है। और WHO का मुख्यालय है। और किसका मुख्यालय है, जिनेवा में। एक है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा मुख्यालय। ज्यूरिक फीफा का मुख्यालय, फीफा का मुख्यालय का ज्यूरिक। और ये कहाँ पड़ता है, ये भी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये आपका जो वियना है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया। ये जो हम आपको कलर से घेर के बता रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, एक ऊपर जर्मनी है। और ये कहाँ पड़ता है, यूरोप में। अगर पूरा वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है जर्मनी है, और ये वाला जो छोटा सा जिस पे हम टिकट के, वो क्या है, ऑस्ट्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो हम लोग तेजी से प्रश्न को करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रश्न दिया गया था, अगर आप वहाँ ज्वाइन हो गए तो आपको इसका सारा प्रश्न वहाँ दे दिया गया था, बिल्कुल इसका डिटेल। सभी जो भिलाई इस्पात है, दुर्गापुर इस्पात है, राउरकेला, बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राउरकेला कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, इसको नोट कर लीजिए, राउरकेला उड़ीसा में। और एक किसके सहयोग से बना था, सीधा प्रश्न पूछेगा, जर्मनी के सहयोग से। और किस पंचवर्षीय योजना में बना था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना बना था, ये भी आपको नोट करना है। और पंचवर्षीय पहला जो चला था कब चला था, 51 से 56। और दूसरा कब चला था, पहला चला था 51 से 56 और दूसरा 56 से 61। और योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, ये प्रश्न पूछता है 1966 से लेकर 1969 तक, 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा, यानी 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहा। और भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और एक किसके सहयोग से बना, तो जो भिलाई है रूस के सहयोग से बना था। भिलाई और बोकारो दोनों को नोट करिएगा, भिलाई और बोकारो किसके सहयोग से बना, रूस के सहयोग से बना। ये प्रश्न पूछा गया था, ये हम आपको कराए थे। दुर्गापुर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और एक किसके सहयोग से बना था, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और राउरकेला किसके सहयोग से बना, जर्मनी के सहयोग से। और कहाँ स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में। ये चारों प्रश्न पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। सृजन कहने का मतलब बनाना, एक तरह से सृजन। तो आपसे प्रश्न पूछा है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो लॉर्ड रिपन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही नियमित जनगणना शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया था, 1881 में। जो प्रत्येक मतलब 10 वर्ष पे जो अभी जनगणना होता है वो कब शुरू किया गया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
और कब शुरू किया गया था 1881 में। लेकिन पूछेगा पहली बार जनगणना तो ये कब शुरू किया गया था 1872 में मेयो के कार्यकाल में, और नियमित पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और लॉर्ड इरविन जो समझौता हुआ था तीनों उस समय थे यानी 1930 के आसपास। और लॉर्ड रीडिंग उतना इंपॉर्टेंट है, बेवेल योजना आया था, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए बहुत ज़्यादा डीप में जाकर प्रश्न पूछा है, तो 6 अनुसूचियां हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। और एक प्रश्न पूछता है टाइगर प्रोजेक्ट, और एक कब आया था? टाइगर, TPM लिख दे रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को आया था। टाइगर जो प्रोजेक्ट आया था 1 अप्रैल 1973 को, किसके? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत टाइगर प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 को। एलिफेंट एक्ट 1992 में हुआ था, यानी 1992 का एक्ट था। और आपको बताए थे एक था राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? अधिनियम 2005 में। और राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में, यानी एक है शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, ये आया था 2009 में, अधिनियम 2009 का था, लेकिन लागू कब से हुआ था? 2010 से। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है यानी सूचना का अधिकार, एक कब आया था? 2005 का अधिनियम था। ये प्रश्न पूछ लेता संवैधानिक है या नहीं, तो जो अधिनियम रहता, जो मतलब अधिनियम के द्वारा बना रहता है वो संवैधानिक नहीं रहता, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यानी अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का था। और क्योटो प्रोटोकॉल एक किससे संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक किससे संबंधित है, दोनों को बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सब बहुत बार आपको बता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B6। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो बहुत सिंपल प्रश्न है। जब भी टिमटिमाने के बात आए, यानी जिसमें बोल देगा कि पेन को हम लोग जब पानी में डालते हैं तो उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो जब भी मतलब इस तरह का प्रश्न बोले, टिमटिमाने का प्रश्न है, तो आपको क्या लगाना? अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी बोलेगा प्रकाश से रिलेटेड यानी रंग से रिलेटेड, कि जैसे समुद्र का जो पानी है नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण आपको लगाना है। और जब आप बोलेगा तारे टिमटिमाते से आएगा तो अपवर्तन, जब भी टिमटिमाने, या बोल देगा कि हम लोग जब पानी जो बाल्टी में जब पेन को डालते तो उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन कहने का मतलब है जैसे में ए है तो ये अपने पथ से थोड़ा क्या होता है? विचलित हो जाता है, तो वही जो प्रक्रिया क्या होता है? अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाएगा, यानी कब मनाया जाएगा? तो ये 24 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, यानी किए गए थे, तो ये कब निर्मित किए गए थे? 19वीं शताब्दी में। ऐसा फैक्ट प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो CSC का मतलब क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया था? मुरादाबाद। और एक कहाँ पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन? तो ये मुरादाबाद यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भोपाल आपको मालूम है मध्य प्रदेश में। हरिद्वार ये उत्तराखंड में है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप प्रश्न को कर लीजिएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 यानी सीपू, CPU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है ALU। इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
इसका फुल फॉर्म होता है ALU का। ये सीधा प्रश्न पूछा, मॉनिटर जिस पे हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? यानी 45वां शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, वहाँ का स्थान का नाम दे दिया। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम क्या है? बलेरेटिज। इसका नाम क्या है? बलेरेटिज। तो ऑप्शन नंबर डी। लंदन ये कहाँ स्थित है? ये भी एक शहर है इंग्लैंड का। टोक्यो जापान में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? USA में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। सैनिक विद्रोह कहने का मतलब 1857 के क्रांति का ये बात कर रहा है, 1857 की क्रांति का। लॉर्ड हेस्टिंग, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्नवालिस और एक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या क्या किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न एक नोट कर लीजिएगा, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। और दूसरा प्रश्न पूछेगा, अस्थायी बंदोबस्ती लागू किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने। दो प्रश्न यहाँ से पूछेगा। और डलहौजी से क्या क्या पूछेगा? हड़प नीति लागू किसने किया? डलहौजी ने। और डलहौजी के समय 1853 में प्रथम बार रेल सेवा शुरू किया गया, प्रथम बार संचार सेवा शुरू किया गया। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया, किसके समय? तो डलहौजी के समय। ये प्रश्न पूछेगा डलहौजी से रिलेटेड। और हड़प नीति लागू किसने किया? डलहौजी ने। और किस पे कुशासन का आरोप लगा कर मिलाया था? तो अवध को। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और लॉर्ड कैनिंग ये भारत का प्रथम वाइसराय था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसको साइड में नोट करिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय। अगर प्रश्न पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। और यही पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर यही पूछेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में वाह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस पे किया गया था? भारत और फिनलैंड। प्रश्न बोला, जनवरी 2019 में वाह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, यानी किए गए? तो भारत और फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ताशकंद समझौता क्यों हुआ था? तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, उसको शांति बहाल करने के लिए यह समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। और ये ताशकंद पड़ता कहाँ? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में अभी आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, उज्बेकिस्तान में पड़ता है ताशकंद। और किसके बीच हुआ था? तो अगर बोलेगा किसके बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो 1965 में आपको मालूम है भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उसी को शांति बहाल करने के लिए ये हुआ था ताशकंद समझौता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान। और ये हुआ कब था? तो 1966 में। कहाँ हुआ था? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को ये क्या थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ है उज्बेकिस्तान और यहाँ पे है ताशकंद। अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये जो है क्या है? उज्बेकिस्तान। यहीं हुआ था ताशकंद समझौता। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा, ताशकंद समझौता में कौन कौन शामिल हुए? भारत से कौन शामिल हुए और किसके बीच हुआ? ये सब सारा प्रश्न पूछेगा। कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान।
अगला प्रश्न है, और लौह पुरुष को किन को नाम से जाना था? लौह पुरुष के नाम से किन को जाना जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से किन को जाना जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया था? तो वहां के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के किन मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक किस संविधान संशोधन द्वारा आया? 101वां। और ये लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। सबसे पहले कहाँ हुआ? असम में, यानी पारित हुआ विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून और न्याय मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून और न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए, तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, जैसे ही चिकित्सा के बारे में बात करेगा तो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस दर्पण? अवतल दर्पण। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। जो शीशा रहता है दर्पण, जो गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग जो साइड देखते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। और चिकित्सा की बात करेगा तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और गोलीय दर्पण हो सकता है अगर अवतल दर्पण नहीं रहेगा तो? सेकेंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अगर मान लीजिए अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं देता तो हम लोग गोलीय दर्पण सेकेंड ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट ने वाह लिखा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यात किया, जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर 3। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। सीधा प्रश्न पूछेगा, यानी ये प्रश्न पूछ रहा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? ये भी प्रश्न पूछेगा तो आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था? 1837 में। ये प्रश्न पूछेगा और सबसे पहले खोजा था किसने शिलालेख को? तो 1750 में टिफिन थेलर, इसके द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर अशोक की हम लोग बात करें, अगर अशोक का नाम आया तो अशोक का नाम में पूछा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। और इस युद्ध के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? तो 13वां शिलालेख। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न रहता है उसी को हम आपको बताते हैं, जो प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा डॉट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था, यानी गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो ये 2018 का करेंट है, तो ये आपको अभी नहीं याद करना क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा, ज़्यादा दिन का करेंट नहीं पूछ सकता। योही सत्साकावा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या था? डिजिटल भारत, सक्षम भारत। नेक्स्ट, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या? भारत लिख रहा, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? ये भी आपको बताया गया। इसका नाम क्या है? गगनयान। और ये कब तक जाएगा अंतरिक्ष में? कितने व्यक्तियों को लेकर? 3 व्यक्तियों को लेकर। और कितने दिनों तक रहेगा? 7 दिनों तक। और ये कब तक जाएगा? तो 2021 के मतलब लास्ट दिसंबर तक। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महान का यानी महारत्न का दर्जा प्राप्त है, यानी इनमें से किस कंपनी को? तो सबसे पहले आप लिस्ट देख लीजिए कौन कौन सा महारत्न कंपनी है। सेल, पहला हो जाएगा सेल, जिसको हम बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी हो जाएगा, पावर ग्रिड हो जाएगा, गेल हो जाएगा, और इसमें कोल इंडिया हो जाएगा, ओएनजीसी हो जाएगा, इंडियन ऑयल हो जाएगा, और भेल हो जाएगा, और भारत पेट्रोलियम। ये सब कैसा कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। ये आपको याद रहना चाहिए, जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछे इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ शामिल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल।
आप यहाँ देख सकते हैं शामिल है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो दिया गया ये सब शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया? तो इसका नाम क्या है? शहीदों का शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ मॉरिटियस। तो इसका नाम क्या है? शहीदों का शब्दकोश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से हुआ था? झारखंड से हुआ था। आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से हुआ था? झारखंड से। कब हुआ था? 2018 में। डॉट एक संचार प्रोटोकॉल है HTTP, यानी HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सीधा प्रश्न पूछेगा फुल फॉर्म। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? यहाँ पे वकालत लिखा गया होगा, वकालत की थी। तो कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किनका राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। सीधा प्रश्न पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। तो दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट नोट रखिएगा। और जो दे रहा है यहाँ पे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एक कैसा नेता थे? तो जो कांग्रेस था 2 दलों में विभाजित हुआ था। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, नरम दल, गरम दल। तो ये सब जो शामिल थे किस में शामिल थे? गरम दल में। और लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि कौन गरम दल से शामिल नहीं है या कौन शामिल है। तो कौन कौन शामिल थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते थे? लाल बाल पाल। नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मलेरिया। किस रोग का वाहक है? मलेरिया। और एक किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेंगू किससे होता है? डेंगू जबर। और एक किससे होता है? विषाणु से होता है डेंगू जबर, इसको नोट कर लीजिए। हैजा और टाइफाइड एक किससे होता है? जीवाणु से। हैजा और टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से। और किसको प्रभावित करता है? आंत को, दोनों, हैजा और टाइफाइड। और हैजा मतलब जो दूषित भोजन हो गया, ये सब पानी पीजिएगा तो हैजा होगा। यानी टाइफाइड और हैजा किसको प्रभावित करता है? आंत को। और होता किससे? जीवाणु से। और डेंगू जबर विषाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा मादा एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक था? मलेरिया का। नेक्स्ट है 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से। तो 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। एगो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो अलास्का जो आप देख रहे हैं, अभी आपको मैप में हम जाकर बता रहे हैं, जो अलास्का था पहले किसका भाग था? रूस का। लेकिन अब किसका भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और अलास्का और अमेरिका के बीच कौन सा संधि? बेरिंग जल संधि। कौन सा संधि है? बेरिंग जल संधि। ये जो आप देख रहे हैं कौन सा पार्ट है? अलास्का का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलास्का का पार्ट है। तो यहाँ पे कौन सा संधि है? बेरिंग जल संधि। यानी रूस और अलास्का के बीच कौन सा संधि? बेरिंग जल संधि। एक कनाडा हो जाएगा यूनाइटेड, ये मॉस्को हो जाएगा, मैक्सिको, मॉस्को करें मैक्सिको हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ भी वही दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस ATP की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पे है? तो कौन है? नोवाक जोकोविच। तो 2020 का करेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता में बर्खास्त किया था। तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। और इनको कहाँ भेज दिया था? निर्वासित कर दिया था रंगून। और रंगून कहाँ पड़ा था? म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था चुनना आपको? तो यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये तो सही है।
ये जब आप बुक पढ़िएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी फैक्ट प्रश्न को याद करते हैं, जो फैक्ट पॉइंट रहता है उससे ये प्रश्न आप नहीं कर सकते। अगर आप बुक एक दो बार भी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को कर लीजिएगा। तो यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, तो ये तो सही है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये नमक आंदोलन के बारे में क्या है, गलत है। जो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं इसमें क्या लिखा गया, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो ये भी सही है। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली, ये भी सही है। और ये नमक आंदोलन कब हुआ था, शुरू 12 मार्च 1930 को, और चला कब तक था, 6 अप्रैल 1930 तक। कितनों दिनों तक, 24 दिनों तक। और दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ लेता तो ये आपको याद रहना चाहिए कि डिस्टेंस कितना था, तो ये भी आपको बताया गया। और कब तक चला था, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, चला कब तक था, 6 मार्च 1930 तक। और शुरू कहाँ से हुआ था, साबरमती से। और कहाँ जाकर ये मतलब समाप्त हो गया, दांडी। यानी दांडी पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो उनका नाम क्या था, श्री गुरु अर्जुन देव, यानी गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 10 गुरु थे, उनमें से आपको पहला याद रखना चाहिए कि पूछेगा पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक। और 10वां गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और बाकी देख सकते हैं, दूसरा गुरु कौन थे, अंगद। तीसरा पे कौन थे, अमरदास। चौथा पे रामदास। और 5वां पे अर्जुन। और छठा पे हो जाएंगे हरगोविंद। और 7वां पे हर्राम। 8वां पे हो जाएंगे हरकिशन। और 9वां पे हो जाएंगे तेग बहादुर। तो पहला को आप याद रखिएगा, पहला पूछेंगे अगर सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक। और सिखों के अंतिम गुरु यानी अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो इनको याद रखिएगा। और एक आपको जो याद रखना, गुरु अर्जुन। एक आपको क्या रखना, गुरु अर्जुन देव। तो ये आप इतना याद रखिएगा। तो स्वर्ण मंदिर से कौन रिलेटेड थे, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुआ था कहाँ से, गुजरात से। कहाँ से शुरू हुआ था, गुजरात से। और श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये सीधा प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है, GSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहला प्रश्न है, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पहला ऑप्शन है, प्रश्न नहीं। GSLV का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इतना तो आप कंफर्म है कि ये क्या है, एक अंतरिक्ष यान है, मतलब जिसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। तो नेक्स्ट है, जियोसिंक्रोनस लिखा गया, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न, ग्लोबल स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो ये तो नहीं होगा, जियो। तो इसमें व्हीकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 4 लॉन्चिंग लिखा गया, तो ये भी नहीं होगा, लॉन्च होगा। देखिए बहुत बारीकी से ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे लॉन्चिंग लगा दिया, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। और जो ग्लोबल दे रहा है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉन्च होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न, जो भी हम आज प्रश्न कलेक्ट किए थे वो सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो चैनल पे नए तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों पास शेयर कर दें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा होता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।